हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस पॉलिटी सीरीज में हम पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं। इन एमसीक्यूज़ फॉर्म में सभी क्वेश्चन को हम डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन कानून कब पारित किया गया? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 2005। हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ हमें देखने को मिलता है 1985 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1985 में देखने को मिलता है 52वें संविधान संशोधन के तहत। 52वें संविधान संशोधन के तहत देखने को मिलता है और संविधान में ऐड की जाती है हमारी 10वीं अनुसूची, 10th अनुसूची शेड्यूल जो है ऐड की जाती है इस संविधान संशोधन के तहत। इसमें जो है दल बदल विरोधी कानून पारित किया जाता है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने का हक किसका होता है? अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो दल बदल विरोधी नियम जब लागू होता है तो उस सदस्य की अयोग्यता पर जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वह किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अयोग्यता घोषित करने का अंतिम निर्णय जो होता है वह हमारे राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये इनके पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभाध्यक्ष हो गए, लोकसभा के सभाध्यक्ष हो गए। इनके पास होता है दल बदल विरोधी कानून पर अंतिम निर्णय लेने का, फैसले का जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विरोधी दल बदल कानून के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है तो भी यहाँ पे जो है दल बदल विरोधी नियम लगेगा। यदि आप स्वेच्छा से किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं तब भी यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यदि किसी सदन का निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करने से परहेज करता है या बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी अधिकृत करता है तो यहाँ पे भी लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं दल बदल नियम कानून के तहत। तो आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे एक और दो दोनों सही हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों जो है हमारे दल बदल कानून का स्टेटमेंट का जो मापदंड है उसको पूर्ण करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन है, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को एक स्पष्ट संवैधानिक मान्यता देता है। सेकंड है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के अनुच्छेद 16 के 4 की कुल शक्ति का 15% से अधिक नहीं होगी। इसका जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट इसका राइट है। यानी स्टेटमेंट एक सही है और स्टेटमेंट दो गलत है। दल बदल विरोधी कानून पहली बार राजनीतिक दलों का अस्तित्व को एक स्पष्ट संवैधानिक मान्यता देता है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, यानी केवल एक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस समिति ने 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून विभाजन के समय आयोग से छूट का सुझाव दिया था? तो ऐसा करने वाली कौन सी समिति थी? यहाँ के ऑप्शन हैं, केलकर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति एवं एस मजी समिति, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे
दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का कहना क्या था? दिनेश गोस्वामी समिति की जो है स्टेटमेंट 1990 में आती है। 1990 में आती है। इसके द्वारा कहा जाता है कि दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता ठहराने का अंतिम जो निर्णय है वह चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल तक जो है किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति इस पर निर्णय ले या फिर राज्यपाल, तो इन लोगों के पास जो है अंतिम निर्णय होना चाहिए। ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 के स्टेटमेंट में कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं 1947, 1950, 1963 या फिर 1965। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1963। 1963 में हमें सीबीआई की स्थापना देखने को मिलती है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में होती है। इस समय जो सीबीआई के हेड हैं हमारे वे हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला हैं इसके हेड। ये 1983 बैच के एक पुलिस अधिकारी हैं। 1983 बैच के पुलिस अधिकारी हैं ऋषि कुमार शुक्ला। सीबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो सीबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सीबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं। न्यू दिल्ली में सीबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं और प्रेजेंट में सीबीआई के हेड हैं ऋषि कुमार शुक्ला। 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मुंबई या फिर गाजियाबाद। तो सीबीआई अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वह हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीबीआई की जो अकादमी है एस्टेब्लिश की गई है। अभी हमने पढ़ा सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। इस समय वर्तमान में सीबीआई के हेड कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के एक पुलिस अधिकारी हैं। 1943 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। 1 अप्रैल 1963 में देखने को मिलती है ये हमारी सीबीआई की स्थापना। 1 अप्रैल 1983, 1 अप्रैल 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, दार्जिलिंग में, मुंबई में या फिर गाजियाबाद में? तो गाजियाबाद में तो इसकी एकेडमी खोली गई है और जो इसका हमारा हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है सीबीआई का वह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में सीबीआई का हेडक्वार्टर्स है। सीबीआई की स्थापना अगेन 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में सीईओ इसके कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, यानी सीबीआई किसके नियंत्रण में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कार्मिक मंत्रालय और फिर प्रशिक्षण विभाग या फिर गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीबीआई किसके अंडर में आता है? सीबीआई किसके अंडर में आता है? यह आता है कार्मिक मंत्रालय का कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत और इसकी देखरेख जो है होती है हमारी किसके अंतर्गत? तो इसकी देखरेख होती है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की देखरेख होती है हमारे सेंट्रल के द्वारा जो है इसकी देखरेख देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट प्राप्त है, यानी कि सीबीआई के जो भी उनके मिशंस होते हैं उनकी जानकारी देने से सीबीआई आरटीआई जो है मुक्त है, यानी आरटीआई उनका जवाब नहीं देगी। सीबीआई से संबंधित किसी भी सूचना को नहीं प्रकाशित किया जाएगा। तो ये तो राइट आंसर होगा क्योंकि सीबीआई जो है यह आरटीआई में नहीं आता। आरटीआई इसकी कोई जानकारी नहीं देगी आपको सीबीआई के जो भी मिशंस है जो भी इनके कार्य हैं उससे संबंधित।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई संघ विषय का एक हिस्सा है, ना कि राज्य का समवर्ती विषय है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो सीबीआई है यह जो है आरटीआई से मुक्त है, और यह किसका विषय है, यह एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हिस्सा है, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, और ना ही यह राज्य सूची का विषय है। तो सीबीआई हमारा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये थे आज के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।